हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडीज़। आई होप आप अपनी जुडिशरी की मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे एंड प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका अच्छे से हुआ होगा। आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन में जजमेंट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हिंदी एंड इंग्लिश इनकी प्रैक्टिस करते रहें जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता है, बिकॉज ये आपको एक एज प्रोवाइड करता है आपकी मेंस की स्टडीज़ में, राइट। हम आर्टिकल 21 से डील कर रहे थे. In my last two lectures, I have elaborately discussed Article 21, which deals with the protection of life and personal liberty. In this video lecture, we are going to discuss the criminal justice after Menka Gandhi case. मेनका गांधी का जो केस आया था उसमें हमने अर्लियर वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इसके फैक्ट्स डील किए थे, जिसमें राइट टू अब्रॉड का जो रूल है, प्रिंसिपल है, ये लेट डाउन हुआ था मेनका गांधी के केस में. इस केस के बाद हम अपने जो क्रिमिनल जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मॉनिटर करेंगे. कोर्ट ने ये देखा कि जो प्रिजनर्स की जो हालत थी प्रिजन्स के अंदर वो बहुत ही ब्रूटल थी. दे वर इल ट्रीटेड, माल ट्रीटेड, इनकी कंडीशंस बहुत डिप्लोरेबल थी. तो उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे प्रोविजंस लिए हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने अराउंड 11 to 14 पॉइंट्स मेंशन करे हैं. कुछ पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट हम मेरे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो क्रिमिनल जस्टिस है उसमें हमने कुछ चीज़ें ली, जैसे स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है. इनको हम बहुत ही इलेबरेटली डिस्कस करेंगे विद द केस लॉज. और इन केस लॉज से क्या क्या आपको मतलब रूल और प्रिंसिपल मिला है, इनको आपको ध्यान में रखना होता है, जिससे ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके इनसे बनते हैं, राइट. सो आर्टिकल 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो from the mains point of view as well as from the objective or prelims point of view, right. So we are starting with article 21. In the second slide, the heading is criminal justice after Menka Gandhi. So I am reading this for you. Menka Gandhi has a profound but beneficial impact on the administration of criminal justice in India. The administration of criminal justice and the conditions prevailing in prisons have long been extremely deplorable and subhuman. Prisoners are maltreated, criminal trials are inordinately delayed, police brutality is legendary. The administration of criminal justice is a state matter. By reinterpreting Article 21 in Menka Gandhi and by giving up the sterile approach of Gopalan, the Supreme Court has found a potent tool to seek to improve matters and to fill in the vacuum arising from governmental inaction and apathy to undertake reform in the areas of criminal justice. The court has now been seeking to humanize and liberalize the administration of criminal justice. जो गोपालन के केस से एक स्टेराइल अप्रोच जो हो गई थी उस पे कंट्रोल लगाने के लिए यहाँ पर हमने मेनका गांधी के केस के बाद रिफॉर्म्स लाना चालू किया. ठीक है, टू फिल इन दी वैक्यूम, जो भी गैप क्रिएटेड था गवर्नमेंटल इनएक्शन से, उसको लिबरलाइज करना, ह्यूमनाइज करना. ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस को एक रिफॉर्म प्रोवाइड करना, राइट. थर्ड पैराग्राफ, इन मेनका गांधी दैट द फ्रेज प्रोसीजर established by law in Article 21 does not mean any procedure laid down in a statute, but just, fair and reasonable procedure, and that the term law in Article 21 envisages not any law but a law which is right, just and fair and not arbitrary, fanciful or oppressive. I hope all these three paragraphs are clear to you. इट इज़ जस्ट मेंशनिंग कि भाई हम क्रिमिनल जस्टिस को एक रिफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्लस जो आर्टिकल 21 के अंदर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो वर्ड यूज होता है उसमें ये बताया गया है कि जो प्रोसीजर होना चाहिए वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए. इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, फैंसीफुल और ऑप्रेसिव. In third slide, we are dealing with the elaborate discussion over the criminal justice, right? तो फर्स्ट पॉइंट है कि इन्वेस्टिगेशन का आपके पास अधिकार है. आर्टिकल 21 envisages a fair trial, a fair procedure and a fair investigation. हर एक प्रिजनर को और जो भी उसने क्राइम किया है उसके रिगार्डिंग एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए,
एक फेयर प्रोसीजर होना चाहिए, प्लस उसका अधिकार है कि उसके लिए जो भी उसने क्राइम किया है उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज अरेस्ट। अरेस्ट में हमने केस डील किया है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1994 SC 1349। इसको देखते हैं। द अपेक्स कोर्ट हैज इशूड डायरेक्शंस रिगार्डिंग अरेस्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसने डायरेक्शंस इशू करी कि भाई अरेस्ट के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना है। द कोर्ट हैज एम्फेसाइज दैट अ पुलिस ऑफिसर may have the power to arrest, but justification for exercising the power is quite another matter. The right to life of a citizen cannot be put in abeyance on his arrest. The precious right guaranteed by Article 21 cannot be denied to convicts, under trials, detenue, and other prisoners in custody except according to the procedure established by law, by placing such reasonable restrictions as are permitted by law. Arrest can cause incalculable harm to a person's reputation and self-esteem. Arrest should be made not merely on suspicion but only after a reasonable satisfaction reached after some investigation as to the genuineness and bona fides of the complaint and a reasonable belief as to the person's complicity and even as to the need to effect arrest. This paragraph is saying कि भाई arrest जो है वो किसी भी person की रेप्यूटेशन, उसके सेल्फ एस्टीम को हार्म कर सकता है। ठीक है, तो अरेस्ट सिर्फ सस्पिशन के बेस पे नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ रीजनेबल सेटिस्फैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और बोनाफाइड कंप्लेंट हो, उसके बाद ही आप अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में, द अरेस्टेड मैन हैज सर्टेन राइट्स। विजुअलाइज ही हैज अ राइट दैट अ रिलेटिव और अ फ्रेंड ऑफ हिज be informed about his arrest and the place of his detention. He has a right to consult a lawyer privately. प्लस यहाँ पे मैं कुछ आपके CRPC के आपको प्रोविजंस बता दूँ। CRPC में भी अरेस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस है। जैसे हम सेक्शन 41 की बात करते हैं, 41 के अंदर ABCD आते हैं। ठीक है, और अरेस्ट मजिस्ट्रेट भी करवा सकते हैं, अरेस्ट प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है। ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत ही इलेबरेटली डिस्कस किया गया है कि भाई 41C के अंदर आपको बताया गया कि कंट्रोल रूम एट द डिस्ट्रिक्ट्स होगा। 41B के अंदर ये बताया गया है कि भाई आपका जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेंगे वो प्रॉपर उनका एक यूनिफॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, वो एक बैच कैरी करें। ये सारे प्रोविजंस अरेस्ट के रिगार्डिंग है, अरेस्ट हाउ मेड। ठीक है, तो CRPC के अंदर आपको बहुत ही एलैबोरेटली अरेस्ट के रिगार्डिंग प्रोविजंस मिल जाते हैं। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कि भाई राइट टू लॉयर को कंसल्ट कर सकें आप। ठीक है, यही प्रोविजन आपको CRPC के अंदर भी मिलता है कि ड्यूरिंग इंटेरोगेशन आप किसी लॉयर को कंसल्ट कर सके। ये आपको 41D प्रोवाइड करता है, सेक्शन 41D, राइट। तो CRPC के प्रोविजंस को भी आप कंसीडर करें बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ थर्ड पॉइंट के अंदर हम फेयर ट्रायल की बात कर रहे हैं। इसमें केस ले रहे हैं हम जहीरा हबीबुल्ला H शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004 for SCC 158. So in this paragraph, fair trial obviously would mean a trial before an impartial judge, a fair prosecutor, and an atmosphere of judicial calm. Fair trial means a trial in which bias or prejudice for or against the accused, the witnesses, or the cause which is being tried is eliminated. If the witnesses get threatened or are forced to give false evidence that also would not, my phone was ringing, so sorry for that. The witnesses or the cause which is being tried is eliminated. If the witnesses get threatened or are forced to give false evidence, that would also not result in a fair trial. The failure to hear material witnesses is certainly denial of the fair trial, right? फेयर ट्रायल से आप ये समझ रहे हैं कि भाई जो ट्रायल होना चाहिए वो आपका एक इम्पार्शियल जज के सामने हो, जो प्रोसिक्यूटर होना चाहिए वो एक फेयर प्रोसिक्यूटर हो, जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो जुडिशियल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इट शुड बी काम, राइट। फेयर ट्रायल से हम ये समझते हैं। फोर्थ पॉइंट इज स्पीडी ट्रायल।
स्पीडी ट्रायल से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्पीडी ट्रायल एज सच इज नॉट मेंशन्ड एज अ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट की तरह नहीं मेंशन किया गया है, राइट? द क्रिमिनल प्रोसीजर डज नॉट guarantee specifically any right to speedy trial, nor is there any provision prescribing the maximum period for which a magistrate can keep an under trial in jail without trial. The Supreme Court has recognized the same to be implicit in the spectrum of Article 21 and has derived the right of an accused to a speedy trial from Article 21. बेसिकली दिस पैराग्राफ इज मेंशनिंग कि भाई स्पीडी ट्रायल का जो भी प्रोसीजर है, कोई भी इलेबरेटली इस पे जो भी कोई भी बात है वो कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है, कि कितने मैक्सिमम पीरियड तक है ना मजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को अंडर ट्रायल रख सकता है इन जेल, राइट? तो इसको हमने आर्टिकल 21 के अंदर कंसीडर किया है और स्पीडी ट्रायल के कॉन्सेप्ट को हम आर्टिकल 21 के अंदर डील करते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट केस देख लेते हैं, कादरा पहाड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1981, SC 939. Several under trials were languishing in jail for 8 years without their trial having made any progress. The Supreme Court commented, "It is a crying shame upon our adjudicatory system which keeps men in jail for years on end without a trial." So, कुछ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो थे उनको 8 years के लिए जेल के अंदर रखा गया है विदाउट एनी प्रोग्रेस, यानी उनका कुछ ट्रायल ही नहीं चल रहा था, बस वो जेल में बंद है, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज अ क्राइंग शेम फॉर आवर एडजुडिकेटरी सिस्टम, जो अपने लोगों को जेल में बंद करके रखती है, राइट? नेक्स्ट केस इज मोहम्मद हुसैन वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, 2012, क्रिमिनल लॉ जनरल 4537. The Supreme Court observed, mere lapse of several years since the commencement of prosecution by itself may not justify the discontinuance of prosecution or dismissal of indictment. The factors concerning the accused's right to speedy trial have to be weighed, visualized, the impact of the crime on society, and the confidence of the people in judicial system. Speedy trial secures rights to an accused, but it does not preclude the rights of public justice. The nature and gravity of crime, persons involved, social impact, and societal needs must be weighed along with the right of the accused to speedy trial. And if the balance tilts in favor of the former, the long delay in conclusion of criminal trial should not operate against the continuation of prosecution. And if the rights of the accused in the facts and circumstances of the case and exigencies of situation tilts the balance in his favor, the prosecution may be brought to an end. Basically, this case is saying कि भाई speedy trial आप किसी भी prisoner को provide करें, but आप society की conditions को देखते हुए provide करें, सोशल इम्पैक्ट्स देखें, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द क्राइम देखें, उसके बाद ही स्पीडी ट्रायल दें, राइट? कहीं ऐसा ना हो कि भाई जो भी प्रिजनर है वो बहुत जल्दी छूट जाए, उसका जो भी क्राइम है वो प्रूव ही नहीं हो, ठीक है, और उसको सजा ही नहीं हो, तो इससे क्या है, सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा आपका, राइट? सो रीडिंग फर्दर, दीज प्रिंसिपल्स मस्ट अप्लाई as well when the appeal court is confronted with the question whether or not retrial of an accused should be ordered. I hope you got this point. Next is fifth point, long pre-trial confinement. So I'm reading this for you. A very grievous aspect of the present day administration of criminal justice in the long pre-trial incarceration of the accused persons. The poor persons have to languish in prisons awaiting trial because there is no one to post bail for them. ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं, पुअर पर्सन्स हैं, उनके लिए कोई बेल देने वाला नहीं होता है, तो उन्हें बहुत टाइम तक ट्रायल के लिए जेल में बंद रहना पड़ता है. One reason for this state of affairs is the irrational law regarding bail, which insists on
financial security from the accused and their sureties, and thus the poor and indigent persons cannot be released on bail as they are unable to provide financial security. यहाँ पे बेल के प्रोविजन की बात करते हैं. सीआरपीसी जो है वो आपके एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन बताता है. आई थिंक सेक्शन 438 है, राइट, जो आपका एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट है. आप देख लेना, इसे करेक्ट कर लेना. बेल के प्रोविजन में बोला गया है कि भाई आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है अक्यूज से और उसके श्योरिटीज से. सो पुअर पर्सन्स के पास और जो इंडिजेंट पर्सन्स हैं उनके पास इतनी मच फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है. इस वजह से वो बेल देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और कोर्ट उनको बेल प्रोवाइड नहीं करता है, राइट. सो उनका जो लॉन्ग प्री ट्रायल कन्फाइनमेंट होता है वो जेल में ही रहते हैं और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक ये चलता है. दे हैव टू रिमेन इन प्रिजन अवेटिंग देयर ट्रायल. Thus, even persons accused of bailable offences are unable to secure bail. So, कुछ persons जो हैं bailable offence उन्होंने commit किया है फिर भी उन्हें bail नहीं मिल पाती है. Supreme Court observed it is a crying shame on the judicial system which permits incarceration of men and women for such long periods of time without trial. I hope this point is also clear to you. Next point is bail. Sixth point. बेल के बारे में क्या दे रखा है. द कोर्ट हैज कैरेक्टराइज द सिस्टम ऑफ बेल इन इंडिया एज एंटीक्वेटेड. इट इज ऑप्रेसिव एंड वेटेड अगेंस्ट द पुअर. इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम इज वेरी नेसेसरी एज द कोर्ट इंसिस्ट्स इन. केस देखते हैं. बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1978, SC 527. द इशू इज वन ऑफ लिबर्टी, justice, public safety, and burden on the public treasury, all of which insist that a developed jurisprudence of bail is integral to a socially sensitive judicial process. यहाँ पे दे रखा है कि बेल के प्रोविजन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है. यहाँ पर हम पर्सन की लिबर्टी, जस्टिस और पब्लिक सेफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है. और एंड द बर्डन ऑन द पब्लिक ट्रेजरी, ये जो केस है ये बता रहा है कि आपको ज़रूरत है एक पर्सन की लिबर्टी, जस्टिस, उसकी पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए बेल प्रोवाइड करना. सो देर इज़ अ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन द प्रोविजंस ऑफ द बेल, राइट. सो सेवेंथ पॉइंट इज नेक्स्ट, मोर क्रिमिनल कोर्ट्स. सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सॉर्टेड the state governments to establish more criminal courts. It may be noted that the Law Commission has also suggested that the subordinate judiciary be strengthened in number. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है हमारी उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. देयर इज अ नीड फॉर टू स्टैब्लिश मोर क्रिमिनल कोर्ट्स, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट. इसमें वेरी इंपॉर्टेंट केस टू नो, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1979, SC 1369, ठीक है. मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट के कॉन्सेप्ट आप हुसैनारा खातून के केस को देखना है हमको. इसमें क्या बोला गया है, द कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हु आर अक्यूज्ड ऑफ मल्टीपल ऑफेंसेस एंड who have already been in jail for the maximum term for which they could be sentenced on conviction, even if the sentences awarded to them were consecutive and not concurrent, should be released forthwith, since their continued detention clearly violates not only human dignity but also their fundamental rights under Article 21. बेसिकली हुसैनारा खातून के केस में ये बोला गया है कि जो उनका कंटिन्यूड डिटेंशन हो रखा है बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, वो उनकी ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट कर रहा है, ठीक है, और उनके फंडामेंटल राइट्स को. तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हुसैनारा खातून के केस में दिया गया था. नाइन्थ पॉइंट इज राइट ऑफ अपील. राइट ऑफ अपील के रिगार्डिंग केस है MH हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1978, SC 1548. As a part of the concept of fair procedure in Article 21, the Supreme Court has emphasized that one right of appeal from the Sessions Court to the High Court is essential, where criminal conviction is brought about with long loss of liberty.
ये बोला गया है इस केस में, एमएच हॉस्कॉट के केस में, कि भाई एक राइट ऑफ अपील तो आपके पास होना ही चाहिए, सेशंस कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, ठीक है। सेक्शन सॉरी इट्स नॉट अ सेक्शन, 10th पॉइंट इज लीगल एड। लीगल एड में हम बात कर रहे हैं कि भाई जो भी प्रिजनर्स होते हैं उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ बिग इनोवेटिव स्टेप फॉरवर्ड इन ह्यूमनाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस by suggesting that free legal aid be provided by the state to poor prisoners facing a prison sentence। जो poor prisoners हैं उनको free legal aid provide करी जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A के अंदर फ्री लीगल एड की बात करी गई है, ठीक है, उसे आपको देखना है। और इस बार जो आरजेएस का प्रीलिम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भी आया था आर्टिकल 39A से रिगार्डिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, right? So I'm reading this. The court has also invoked Article 39A, which provides for free legal aid, and has interpreted Article 21 in the light of Article 39A. Article 39A lays stress upon legal justice. Put simply, the directive requires the state to provide free legal aid to deserving people so that justice is not denied to anyone merely because of economic disability। स्टेट की बेसिस पे जो पुअर पर्सन्स हैं, जो डिजर्विंग पर्सन्स हैं, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, ताकि जस्टिस से वो डिप्राइव ना रह जाए। नेक्स्ट केसेस शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1983 SC 378। द कोर्ट हैज डायरेक्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टू मेक प्रोविजंस। कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सारे इस फ्री लीगल एड से रिगार्डिंग जो आर्टिकल 39A है उससे रिगार्डिंग आपके प्रोविजंस बनाए, राइट। लास्ट पॉइंट इज हैंडकफिंग ऑफ अंडर ट्रायल्स, जिसमें केस है आपका प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, AIR 1980 SC 1535। दिस केस इज लिटिल बिट लॉन्ग, सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके आगे के प्रोविजंस देखेंगे जिसमें डैमेजेस के रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यू हैव गेन्ड समथिंग फ्रॉम माई वीडियो, सो डू लाइक माई वीडियो, share it with your friends too, and subscribe to my channel. And if you have any queries regarding civil law, criminal law, regarding the constitution, तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं। Plus my WhatsApp number is also given over there in the description box. आप WhatsApp करके भी अपनी queries मुझसे पूछ सकते हैं और comments में भी पूछ सकते हैं। So thank you so much for today and stay tuned with me.